स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने कई बातों को सीख रखा है, जैसे कि सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है और सेक्स ऑर्गन कितने तरह का होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और आखिरी वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेस्टिस के बारे में। तो जिन्होंने भी अभी तक इन सभी बातों को नहीं जाना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर आप लोगों को इन सभी वीडियो से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा और जल्द से जल्द आप लोग देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। एक्सेसरी glands of male reproductive system, ये भाई अभी अपना टॉपिक है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्लैंड की बात करेंगे तो वो हमें मिलेगा सेमिनल वेसिकल। क्या मिलेगा भाई? सेमिनल वेसिकल। ठीक है भाई। दूसरा ग्लैंड है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा अपने पास है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा है भाई? कॉपर्स ग्लैंड, जिसे प्यार से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है भाई। आज हमें क्या पढ़ना है भाई? एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड, या जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा कि जब इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ध्यान से सुनिएगा, जब इन सभी ग्लैंड का सिक्रीशन किसके साथ मिल जाए? स्पर्म के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है भाई? स्पर्म के साथ। तो इसे सीमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीमन क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with sperm is known as semen। क्या कहता है भाई? सीमन। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कैसे कीजिएगा? सिक्रीशन ऑफ क्या भाई? एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with sperm is known as semen। क्लियर है भाई? तो ये तो हो गया आपका सीमन का डेफिनेशन। अब हम लोग डिटेल्स में इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखिएगा और समझिएगा भाई कि ये रहा अपने पास यूरिनरी ब्लैडर। इधर से आ रहा था भाई वॉस डिफर्स। ये क्या है भाई? वॉस डिफर्स। ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा सेमिनल वेसिकल। क्या मिला भाई? सेमिनल वेसिकल। ठीक है। फिर हमें मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मिल रहा है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपर्स ग्लैंड। कौन सा मिलेगा भाई? कॉपर्स ग्लैंड। और फिर ये आगे यूरेथ्रा चला जाता है। क्या चला जाता है भाई? यूरेथ्रा। तो यहां पर जिस रास्ते पर इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन रिलीज होता है, देखिए भाई ध्यान से, ये जो मैंने रास्ता, ये जो मैंने नली या डक्ट बनाया हुआ है, जहां पर इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन रिलीज होगा, इसी जगह को कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहा जाता है भाई? इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है भाई? ध्यान से इस वर्ड को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सभी एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन कहां होते हैं,
तो आप लोग आंसर मेंशन कीजिएगा भाई इजैकुलेटरी डक्ट। क्या मेंशन करना है? इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इन सभी ग्लैंड के बारे में पढ़ ले। चलिए अब देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अगर बात करी जाए तो सबसे पहला एक्सेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। अगर सेमिनल वेसिकल का पूछा जाए कि भाई ये जोड़े में होता है या अकेला होता है, 2 होता है या 3 होता है, तो आप लोग आंसर लगाइएगा ये 1 इन पेयर होता है, मतलब एक जोड़े में होता है। कितने में होता है भाई? एक जोड़ा। अगर सेमिनल वेसिकल का कोई आपसे नंबर पूछ दे तो आंसर दीजिएगा 1 इन पेयर। अगर पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ये जो अपने पास सेमिनल वेसिकल है इसका फॉर्मेशन कहां होता है और कैसे होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। जब मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन हो रहा था तो उसी के बचे हुए भाग से किसी का फॉर्मेशन हुआ है भाई? सेमिनल वेसिकल का। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये पूरे सीमन का, ये जो टोटल सीमन है, इस सीमन का कितना प्रतिशत भाग सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है? तो हम लोग आंसर देंगे 60 to 70%। कितना परसेंट भाई? 60 से 70% ऑफ सीमन इज सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। मतलब सीमन का 60 से 70% भाग किसके द्वारा सिक्रीट किया गया है? इस सेमिनल वेसिकल के द्वारा। अब बात यह आती है कि भाई ये जो 60 से 70% सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, ये 60 से 70% सिक्रीशन में क्या क्या होता है? तो आंसर देंगे इसमें फ्रक्टोज होगा, इसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, इसमें सिट्रिक एसिड होगा, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और भी बहुत कुछ होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखिएगा इस फ्रक्टोज को। भाई इस फ्रक्टोज को तो याद जरूर रखिएगा क्योंकि यही फ्रक्टोज स्पर्म के लिए फ्यूल का काम करता है। भाई स्पर्म को कहीं जाना है तो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करेगा। इसलिए फ्रक्टोज को कहा जाता है एक्ट्स एज फ्यूल ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ईंधन के रूप में काम करता है कौन भाई? ये फ्रक्टोज। फिर अगर हम बात करेंगे कि जो सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल का, ये एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा अल्कलाइन। और ये भी क्वेश्चन पहले नीट में पूछा गया है कि सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है, तो आंसर क्या देंगे भाई हम लोग? अल्कलाइन। क्या देंगे? अल्कलाइन। फिर नेक्स्ट अपने पास ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ये पूछा जाए कि भाई इसका नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है, तो सीधा साधा आंसर देंगे कि भाई ये अकेला ही होता है, मतलब एक सिंगल होता है। कितना होता है भाई? सिंगल। नेक्स्ट कि ये सिंगल तो होता है लेकिन ये 5 लोब्ड होता है। ऐसे ही कई सारे लोब बने होंगे, इन लोब्स का नंबर कितना होगा भाई? 5। कितना होगा भाई? 5। मतलब ये 5 पालिकाओं का बना होता है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका सीमन में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होता है या कितना प्रतिशत भाग सीमन का प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो आंसर देंगे 30%। कितना प्रतिशत भाई? मात्र 30%। 60 से 70% भाग सेमिनल वेसिकल के द्वारा और 30% भाग प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। अब जो रेस्ट बचा होगा वो किसके द्वारा भाई? कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका सिक्रीशन एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? एसिडिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। पूछा जाएगा कि फॉलोइंग में से किसका सिक्रीशन एसिडिक होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड या फिर चौथे में नन आंसर दिया रहे। तो आप लोग आंसर क्या लगाइएगा भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा होता है भाई? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड 30% हिस्सेदारी रखे हुए है, इस 30% में क्या क्या होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा भाई कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं,
फाइब्रिनोलाइसिन होता है, जिंक होता है, सिट्रिक एसिड होता है और भी कई सारे चीज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया है। फिर आपसे पूछेगा भाई इतने सारे चीजों का काम क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा भाई ये स्पर्म के एक्टिवेशन में मदद करता है, मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में काम करता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। फिर आखिरी अपने पास कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। कहते हैं ये 1 इन पेयर, एक जोड़े में होता है। इसकी संख्या कितना है भाई? एक जोड़ा। फिर पूछा जाए कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा का एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करता है। कौन भाई? ये कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन। द सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाला किसका सिक्रीशन होता है भाई? कॉपर्स ग्लैंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो भाई इंपॉर्टेंट था ही, साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि और एक फंक्शन बताइए कॉपर्स ग्लैंड का, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि ये पेनिस के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है। भाई किसका काम कर रहा है? लुब्रिकेशन का। मतलब ये लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है। किसमें मदद कर रहा है भाई? लुब्रिकेशन में। मैंने एक साथ ही इन तीनों के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये पेनिस होता क्या है। इस पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कहते हैं ये जो पेनिस होता है ये कपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है भाई? कपुलेटरी ऑर्गन। अब ये कपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिसकी मदद से कपुलेशन हो रहा है, जिसकी मदद से स्पर्म को फीमेल वेजाइना तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जा रहा है भाई? कपुलेटरी ऑर्गन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस पेनिस का क्या काम है, तो सिंपली आंसर दीजिएगा इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ क्या भाई? स्पर्म्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स टू ट्रांसफर क्या भाई? स्पर्म, या फिर मोर करेक्टली ये हम लोग ज्यादा टेक्निकली क्या वर्ड यूज करेंगे? सीमन। इट हेल्प्स टू ट्रांसफर सीमन फ्रॉम मेल टू फीमेल। मेल से कहां तक पहुंचा देता है भाई? फीमेल तक। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे पेनिस की, तो ध्यान से सुनिए भाई। पेनिस के टर्मिनल पार्ट को क्या कहा जाता है भाई? ग्लांस पेनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई कि पेनिस के टर्मिनल पार्ट को ग्लांस पेनिस कहा जाता है। अब ये जो टर्मिनल पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, ये कवर्ड होता है। कवर्ड बाई क्या भाई? मूवेबल स्किन। कैसा स्किन? मूवेबल स्किन। ऐसा स्किन जो आगे पीछे मूव कर सकता है, और इस स्किन का नाम है प्रीप्यूस। क्या नाम है भाई? प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। ध्यान से अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए भाई इस फिगर को, इस टर्मिनल आगे वाले पोजीशन को, ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, इसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक मूवेबल स्किन पाया जाता है। इस स्किन का ही नाम है प्रीप्यूस। क्या नाम है भाई? प्रीप्यूस। और ये जो आगे में ओपनिंग दिख रहा है, इस ओपनिंग का नाम है मीटस। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर की, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? पेनिस। क्या है? पेनिस। अब ध्यान से सुनिएगा
कि ये वो पेनिस ही होता है जो स्पर्म इजैकुलेशन या सीमन इजैकुलेशन करता है, और ये पेनिस ही है जहां से यूरिन भी निकलता है। मतलब दोनों काम एक से ही होता है। इसलिए हम लोग की बात करेंगे जब मेल की, तो मेल के जेनाइटल ट्रैक्ट को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरो क्या रिलेट कर रहा है कि यहां से यूरिन निकलता है, और जेनाइटल ये बता रहा है कि यहां से सीमन इजैकुलेशन होता है। तो भाई मेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है भाई? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब आते हैं लोग पेनिस पर। टर्मिनल पोजीशन को ग्लांस पेनिस कहा जा रहा है। ये कवर्ड रहता है मूवेबल स्किन से, जिसका नाम है प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। ये जो स्किन होता है भाई ऊपर वाला, ये यहां से मूव करके पीछे की ओर आ जाता है और वापस से इसे कवर कर लेता है। इसका नाम क्या है भाई? प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये पेनिस बना किसका होता है। कहते हैं ये जो पेनिस होता है इट इज मेड अप ऑफ किसका भाई? क्रूरा मसल्स। याद रखिएगा कौन सा मसल्स? क्रूरा मसल्स। और इसी मसल के कारण, इसी क्रूरा मसल के कारण पेनिस का इरेक्शन होता है। क्या होता है भाई? इरेक्शन। सबको पता होगा कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस इरेक्ट होता है। तो ये जो पेनिस इरेक्ट हो रहा है कौन से मसल के कारण भाई? क्रूरा मसल्स के कारण। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या होता है क्रूरा मसल्स में कि पेनिस इरेक्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्रूरा मसल्स होता है, जब ये क्रूरा मसल्स, ध्यान से देखिएगा भाई, जब ये क्रूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट, तो पेनिस नॉर्मल साइज में रहता है। पेनिस क्या रहता है भाई? नॉर्मल। और जब क्रूरा मसल्स रिलैक्स होता है, क्या होता है भाई? रिलैक्स, तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि कैसे ऐसे होता होगा, तो ध्यान से देखिए भाई। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या? कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो वहां पर स्पेस नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्टेड है तो इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, और जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो बीच में स्पेस बन जाता है। और जैसे ही क्रूरा मसल्स रिलैक्स होता है, इस ब्लैंक स्पेस में ब्लड भर जाता है। क्या भर जाता है भाई? ब्लड। और जैसे ही ब्लड भरेगा ये पेनिस क्या हो जाएगा भाई? इरेक्ट हो जाएगा। फिर वापस से जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम होगी तो ये क्रूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिससे कि ये सारा स्पेस में जो ब्लड भरा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा पेनिस वापस से नॉर्मल साइज में आ जाएगा। एकदम से याद रखिएगा भाई कि जब क्रूरा मसल्स रिलैक्स होती है, इसमें ब्लड भर जाता है, तो ये जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाती है। और जब क्रूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहां से ब्लड निकल जाता है, जिसके कारण से पेनिस वापस नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो भाई ये पेनिस बना किसका है? क्रूरा मसल्स का। रिलैक्स होने पर क्या होता है? इरेक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होता है भाई? नॉर्मल हो जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कभी भी मिक्चुरेशन और सीमन का इजैकुलेशन, ध्यान से सुनिएगा, ये मिक्चुरेशन क्या होता है भाई? ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है जो यूरिन डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि कभी भी यूरिन डिस्चार्ज और सीमन इजैकुलेशन एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि एक ही बार में स्पर्म भी निकल जाए और यूरिन भी निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसको आप लोग मेंशन कीजिएगा, क्या भाई? कि मिक्चुरेशन, किसकी बात कर रहे हैं भाई? मिक्चुरेशन, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यूरिन डिस्चार्ज, एंड सीमन इजैकुलेशन, मतलब सीमन का बाहर निकलना, डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली। कहते हैं कि यूरिन डिस्चार्ज और सीमन इजैकुलेशन एक साथ नहीं हो सकता है। अब आपके
दिमाग में क्वेश्चन जाएगा, सर जी ऐसा क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं कि इन दोनों का कंट्रोल अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा होता है, और एक बार में कोई एक सिस्टम ही एक्टिव रहता है तो भाई दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अब कैसे? तो इसको समझिए। कहते हैं कि अपने पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सीमन इजैकुलेशन को। किसको भाई? सीमन इजैकुलेशन। मतलब सीमन का निकलना इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान से देखिएगा भाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम है दो। कौन कौन सा काम है भाई? तो देखिए, पहला इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस को इरेक्ट करना, और दूसरा मिक्चुरेशन, और दूसरा क्या भाई? यूरिन डिस्चार्ज। कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ एक्टिव नहीं होता है। दैट मींस या तो इधर वाला एक्टिव होगा या तो नीचे वाला एक्टिव होगा, और जब नीचे वाला एक्टिव होगा तो ये पेनिस को इरेक्ट करेगा, और दूसरा काम इसका क्या है भाई? यूरिन डिस्चार्ज कराना। लेकिन जब पहला वाला एक्टिव होगा तो इसका काम है सीमेन का इजैकुलेशन। मतलब जैसे ही सीमेन का इजैकुलेशन हो गया ये भाई अपना काम खत्म कर चुका है। अब एक्टिव कौन होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तब जाके मिक्चुरेशन हो सकती है। लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज बोथ आर कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट सिस्टम, वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है भाई? पेनिस से ही रिलेटेड अगला वर्ड है अपने पास सर्कमसीजन। भाई ये सर्कमसीजन क्या होता है? इसे हम लोग ऐसे आम बोलचाल के भाषा में खतना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खतना। कि जो पेनिस के ऊपर का कवर है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो पेनिस के ऊपर का कवर है जिसे प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन। जब इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो इसी के लिए टर्म यूज किया गया है सर्कमसीजन। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन या फिर प्रीप्यूस विच कवर्स ग्लांस पेनिस। क्या कह रहा है भाई? ग्लांस पेनिस के ऊपर, ये जो अपने पास ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर का कवर जिसे प्रीप्यूस या फोरस्किन कहा जाता है, इसको जब सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो इसे सर्कमसीजन कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि इसे रिमूव कर देने के बाद ऐसा होता कि अगर ये रिमूव ही नहीं करते तो इसमें गंदगी जम जाता और बाद में इंफेक्शन का चांसेस बढ़ जाता। लेकिन जब इसे रिमूव कर दिया गया सर्जिकली, तब यहां पर गंदगी जमने का चांसेस थोड़ा कम हो गया, जिससे इंफेक्शन वगैरह का चांसेस भी घट जाता। तो भाई ये था अपना सर्कमसीजन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्ड सीखेंगे इंपोर्टेंस। क्या सीखेंगे भाई? इंपोर्टेंस। ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंपोर्टेंस। मैंने इंपोर्टेंस मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंस नहीं कह रहा हूं मैं भाई। ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं इरेक्ट हो पा रहा है भाई? पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फेल्योर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का खड़ा ना हो पाना क्या कहलाता है भाई? इंपोर्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फेल्योर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का खड़ा ना हो पाना क्या कहलाता है भाई? इंपोर्टेंस। इसके लिए ड्रग या दवा यूज किया जाता है
वाइग्रा। क्या यूज किया जाता है भाई? वाइग्रा। तो भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने लिए। अब हम लोग कुछ टर्म्स स्पर्म के काउंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नॉर्मल स्पर्म वॉल्यूम, कि नॉर्मली जब एक बार सीमन का इजैकुलेशन होता है तो उस सीमन इजैकुलेशन में स्पर्म का वॉल्यूम क्या होता है? तो याद रखिएगा 3 से 4 ml। अब बात करते हैं स्पर्म काउंट की, कि भाई 1 ml स्पर्म में स्पर्म का नंबर कितना होता है। तो जब नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 20 से 120 मिलियन पर ml। मतलब 1 ml स्पर्म में 20 से 120 मिलियन स्पर्म होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड है भाई ओलिगोस्पर्मिया। याद रखिएगा भाई, ओलिगो का मतलब होता है कम, जैसे मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, वैसे ही ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10। ऐसे ही थोड़ा बहुत कम की बात कर रहे हैं। जब कम कहते हैं, कम अमाउंट वाले को हम लोग ओलिगो कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब साफ साफ है कि स्पर्म का काउंट घट गया है। अब कितना घट गया है? तो भाई ये 20 मिलियन पर ml से भी कम हो गया है। जब स्पर्म का नंबर 1 ml स्पर्म में 20 मिलियन से भी कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। फिर अपने पास नेक्स्ट वर्ड है एंजियोस्पर्मिया। ये बताता है स्पर्म है ही नहीं, नेग्लिजिबल स्पर्म, भाई जीरो स्पर्म, या कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म काउंट में स्पर्म तो यहां है ही नहीं। मतलब ऐसे लोग क्या हो जाएंगे भाई? ऐसे लोग को हम लोग स्टेराइल या बांझ कह सकते हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड हम लोग अगले चैप्टर 4 चैप्टर में भी बातें जानेंगे। भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। यह हम लोगों ने जान रखा है। अब अभी हम लोग देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन किस सेल्स के द्वारा किया जाता है। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इन सभी बातों को अब हम लोग पढ़ेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है। भाई पहले तो ये देखिए, मैंने कल बनाया था टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बनाया था भाई? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसमें बहुत सारा पाइपलाइन था। इन पाइपलाइंस को कहा गया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मान लीजिए कि ये पाइपलाइन है और ये क्या है भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस पाइपलाइन को ऐसे कट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? कट। तो जब काटा गया ऐसे तो इसे कहा गया ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब आप इसे काटेंगे और इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली यहां रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है विथ डायग्राम, तो समझने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक चैम्बर बना दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये क्या बना दिया भाई मैंने? चैम्बर। इस चैम्बर में देखिए मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूं। किसका भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसे ऐसे काटा गया तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ फ्लूइड भरा पड़ा होता है। इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहा जाता है भाई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाम एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहते हैं कि ये जो गोल गोल हम बनाए हुए, ये गोल वाला क्या है भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये गोल वाला क्या है भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह का सेल पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक सेल मैं छोटा बना रहा हूं और दूसरा सेल मैं बड़ा बना दूंगा। ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा भाई। देखिए भाई, यहां 2 तरीके का सेल है। एक ब्लू कलर से बनाया हुआ है मैंने और एक रेड कलर से। इसमें भी ऐसा ही होगा।
देखिए भाई, एक ब्लू कलर से और एक मैंने क्या बनाया हुआ है, रेड कलर से। इसको देखिए भाई, अब कहते हैं कि यहां दोनों सेल्स कौन कौन से सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं इसमें भी आप वैसे ही बना लीजिएगा। कहते हैं ये जो छोटा वाला ब्लू कलर्ड सेल बनाया है, ये है मेल जर्म सेल। क्या है भाई, मेल जर्म सेल, या फिर इसी को कहेंगे स्पर्मेटोजेनिक सेल। अब देखिए भाई, इस नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि ये स्पर्मेटोजेनिक सेल, तो आगे चलकर ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, यही प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, स्पर्म। और ये जो मैंने रेड वाला सेल बनाया हुआ है, इस रेड वाले सेल का नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है भाई, सर्टोली सेल, या इसी को कहा जाता है नर्स सेल। क्या कहा जाता है भाई, नर्स सेल। अब ये नर्स सेल बहुत हद तक काम क्लियर कर दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसका काम नरिशिंग होगा। क्या होगा भाई, नरिशिंग। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करता है भाई, न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। पहला सेल है आपके पास मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल। इस सेल का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन, जबकि दूसरा सेल है सर्टोली या नर्स सेल। इस सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब कहते हैं इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ध्यान से देखिएगा भाई, कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स का नाम है लेडिग सेल्स। क्या नाम है भाई, लेडिग सेल्स, या फिर इसी सेल को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया भाई, इंटरस्टिशियल सेल। कहते हैं ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये रिलीज करता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या रिलीज करता है भाई, मेल सेक्स हार्मोन। अब ये मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है भाई, एंड्रोजन। कौन सा भाई, एंड्रोजन, या फिर आप कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, इट रेगुलेट्स। क्या करता है भाई, रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या रेगुलेट करता है भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। किसमें करेगा, मेल की फीमेल, भाई मेल में, इन मेल। चलिए इसको भी मेंशन कर दे रहा है। ध्यान से इस फिगर को देखिए भाई, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है। आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि भाई टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को एक्सप्लेन कीजिए, तब जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग इसी फिगर को बनाइएगा और साथ में इसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, नर्स सेल और दूसरा स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, जबकि नर्स सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर बात करेंगे, इसके अंदर भरा पड़ा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स पाए जाते हैं। ये लेडिग सेल्स क्या सिक्रीट करेगा भाई, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करना इन मेल। तो ये फिगर क्या हो गया भाई, टीएस ऑफ क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। होप कि आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।